गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसका नाम रेजिस्टेंस था। यहाँ पर रेजिस्टेंस को और डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसको रेजिस्ट करना, उसका अवरोध करना, उसको रोकना, ये काम रेजिस्टेंस करता है। आगे फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू आई आर। V वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था, I वहां पर करंट था और R रेजिस्टेंस है। वहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल्स टू V अपॉन आई। इट मीन्स एक और डेफिनेशन बनती है रेजिस्टेंस की, वो है रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, जिसको सिंबल देकर के सिंबलाइज करते हैं, वो ये है। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्ट द रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है? तो उसमें है लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये दो कंडीशन है। और टेम्परेचर भी, हर एक मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उस पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। आगे क्या है बच्चे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और जो लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सामने सामने लिखने वाला मतलब सम अनुपाती होना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम ये समझते हैं, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स अगर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, मतलब थिन हो रहा है साइज, इंक्रीज, जितना खींचेंगे उतना पतला होगा, जितना इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इज ऑल्सो इंक्रीजेस। एरिया में क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे आ गया तो मतलब उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा उस तार का, मतलब पतली होगी, और अगर आपने एरिया बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे रिलेशन क्या निकलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। अब आगे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रिलेशन था हमारे पास, R इज इक्वल टू L अपॉन में A। अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, लेंथ को डबल करा है, तो बताइए R पे क्या इफेक्ट आएगा, तो R भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करती, मान लीजिए कि L तो वही है लेकिन मैंने एरिया को डबल करा है, अब लेंथ को नहीं बढ़ाया, मैंने एरिया को डबल करा है, तो उल्टा है रिलेशन, तो ये हाफ हो जाएगा। जो वैल्यू लाओगे यहाँ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में लोगे, उतना ही वो कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने एरिया को 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कौन, रेजिस्टेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, और अगर हम एरिया को 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, अगर 3rd टाइम कराए तो 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करा एरिया तो वो 1/4 हो जाएगा। अगर लेंथ को हमने 4 टाइम्स कराया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम। मतलब इनका सीधा सीधा रिलेशन, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो दुगना है तो वो हाफ हो जाएगा, अगर वो 3 टाइम्स है तो वो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका रिलेशन है, और इस तरीके से लेंथ एरिया का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर हमने इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को देखा, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। अब इसको अगर इक्वल करना हो तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी।
R फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को इस सिंबल से इसको बोलते हैं रो, इससे सिंबलाइज करते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की कंडक्टर के डिफरेंट होती है, मेटल की ज़्यादा होती है और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, फिर एलॉयज की जो मिक्सचर ऑफ द नॉन मेटल और मेटल से मिलकर के बनते हैं, और उसके बाद फिर मेटल्स की। आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टिविटी रखते ही ये इक्वल हो जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन और L अपॉन में A। दिस इज योर फॉर्मूला। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि L आपको 10 मीटर दे रखा है और R मतलब रेडियस, रेडियस आपको 4 मीटर दे रखा है और रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, R आपको 4 ओम दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको रेजिस्टिविटी क्या है, ये है, ये निकालनी है आपको। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे तो मैंने वहीं से ये फॉर्मूला निकाला। हमारा फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। मैंने इसको यहीं छोड़ा, A को यहाँ लेके गई, L नीचे आ गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इससे ही बना है, ठीक है। अब R कितना दे रखा है हमको, 4 ओम, और A हमें मालूम नहीं है, L हमें दे रखा है 10। A कैसे निकालेंगे बच्चे, A किसका निकाल रहे हैं हम, तार है ना हमारे पास, और तार का आगे चाहे मोटा तार हो या पतला तार हो, वो होता राउंड शेप में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो सर्कल में ही होगा ना। तो जो सर्कल है, इसके लिए सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास R कितना दे रखा है, 4 मीटर, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, R क्या हो जाएगा 4 के ऊपर स्क्वायर। अब रो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई A क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 4 के ऊपर स्क्वायर अपॉन में 22 अपॉन में 7 है ना, और नीचे यहाँ पर 10। तो इस तरीके से वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर है, इसके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा 2 2 जा, आगे ये कटेगा नहीं, तो वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 2 यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल दो। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे आप, इसकी ऐसा यूनिट निकाले तो कितना आसान तरीका है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम ऐसा यूनिट, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कटेगा तो इसकी एसआई यूनिट जो आएगी वो ओम मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो आप जो इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकालोगे ना, उसके आगे एसआई यूनिट डालना मत भूलना, इसकी भी मार्क्स करते हैं। एसआई यूनिट है ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी का जरा सीक्वेंस देखो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर की ज्यादा होती है, फिर उसके बाद एलॉय, फिर उसके बाद मेटल। इस तरीके से इनका ऑर्डर चलता है। अब आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किस चीज पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पर, एरिया पर, और रेजिस्टिविटी मतलब कि क्वालिटी ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू गेट रेजिस्टेंस, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज हाफ। अगर क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉपर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। कॉपर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी रेजिस्टेंस पावर भी ठीक होती है, और इसमें करंट जो होता है ना कॉपर में अच्छे से फ्लो होता है। उसके बाद व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, ये आपको ऊपर वैल्यू दी हुई है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइस
मेड ऑफ एन एलॉय अदर देन द प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो अच्छी होती है, वो हीट को अच्छे से रेजिस्ट कर पाते हैं, और जो वायर होती है वो जल्दी से मतलब टूटती नहीं है। इसलिए हीटर में जो हम रॉड बनाते हैं पानी गर्म करने की, गीजर वगैरह की भी, उन सब में हम ज़्यादातर एलॉय यूज़ करते हैं, तो इसमें हम वहाँ पर एलॉय इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल। तो ये आज की वर्कशीट थी 10th क्लास की, वर्कशीट नंबर 19। आपको अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट समझने में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी।